देखने में समस्या आएगी। इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बनता है। अब उसको आगे लाना है, इसलिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिसको दूर दृष्टि दोष होती है उसको पढ़ने में समस्या आती है, कोई चीज पढ़ नहीं पाता है। इसके लिए उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी कहते हैं कि अगर पढ़ने लिखने में समस्या आ रही है इसका मतलब आपको दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर की कोई चीज दिखने में समस्या आ रही है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है। तो एक लाइन लिखिएगा इसमें, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट जबकि नजदीक की अस्पष्ट होती है। नजदीक की अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट होती है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उत्तल लेंस को आप पहले लिख चुके हैं कि रीडिंग लेंस है, क्लियर हुआ। तो एक दोष हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष। अब तीसरा आता है जिसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। और इस दूर को अगर अंग्रेजी में जाना चाहें इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया किसको कहते हैं, दूर वाले को। और जरा दृष्टि दोष को कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष किसमें होती है, बुजुर्ग लोगों में होती है, वृद्धों में, मतलब एक निश्चित उम्र के बाद 50-60 साल के बाद होती है जरा दृष्टि दोष। इसमें नजदीक और दूर दोनों की समस्या आती है, नजदीक की भी देखने में समस्या और दूर की समस्या। इसमें होता क्या कि आंख की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, मसल्स ही फोकस दूरी को रेगुलेट करती हैं। कि भाई जैसे अभी देखते होंगे कि आप यहां बैठे या एक प्रकाश में जाए या प्रकाश के अंधकार में आए तो आपका आंख वाँख सिकुड़ने लगता है, तो फोकस दूरी को कंट्रोल करता है, जब निश्चित फोकस दूरी को मेंटेन करता है। तो इसके लिए मसल्स का मजबूत होना आंख का जरूरी है। तो इसमें आंख की पेशियां कमजोर हो जाती हैं जिसके कारण से फोकस दूरी मैनेज नहीं हो पाता है। और इसके हम बाईफोकल, द्विफोक्सी लेंस, जिसमें नीचे वाला जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। अब तो ऐसा आ गया कि आपको नहीं पता चलता है, उत्तल लेंस और ऊपर वाला लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। जब पढ़ना होता तो आंख को नीचे करके पढ़ लेते हैं और दूर देखना होता सामने करके देख लेते हैं। इसी को कहते हैं द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस। ठीक है, लिखिएगा। इस दोष में दूर और नजदीक दोनों देखने में समस्या आती है। दूर और नजदीक दोनों देखने में समस्या आती है, समस्या आती है। दूर और नजदीक दोनों देखने में समस्या आती है। आंख की पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। आंख की पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन कॉन्ट्रैक्टाइल जो क्षमता है, कॉन्ट्रैक्ट जो करता है मतलब जो सिकुड़ता फैलता है, इसको समंजन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो उसका है वो कम हो जाता है, जो मैनेज करता है। यहाँ की पेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, यही फोकस दूरी को मेंटेन करती हैं, तो समंजन क्षमता घट जाता है। इसके निवारण के लिए
द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है जिसमें उत्तल लेंस नीचे, अवतल लेंस ऊपर होता है। हो गया। अब इसके अलावा एक दोष और है जिसको कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टेग्मेटिज्म, एस्टेग्मेटिज्म, अबिंदुकता। अबिंदुकता, बिंदुकता, इसमें क्या होता है, कभी सुना होगा कि जैसे मान लीजिए पुस्तक रखी ऊपर से और आपको दूर से कहा गया गिन के बताइए कि 1 2 3 4 5। आप 1 2 गिन पाएंगे, लगेगा लिपा लिपा एकदम पूरा, आप गिन नहीं पाएंगे। मतलब कोई चीज अगर क्षैतिज रखी है या क्षैतिज रखी है या ऊर्ध्वाधर रखी है, ऊर्ध्वाधर रखी है, कोई चीज क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, कोई भी वस्तु क्षैतिज में है या ऊर्ध्वाधर रखी है, तो दोनों को देखने में क्या होती है, समस्या आती है। अगर आपको क्षैतिज चीजों को, जैसे हमने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया कि 10 किताब 20 किताब, कोई चीज है दीवार के ईंट ही है, लगे हैं, प्लास्टर नहीं हुआ, आपसे कहा गिने भाई, गिनिए कितने ईंट है नीचे से ऊपर तक, तो आपने 2 3 गिना, आप गिन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, या कोई चीज लंबाई में ऐसे क्रम क्रम से रखी है तो वो भी आपको समस्या आएगी। तो अगर ऐसे लोगों को जिनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में समस्या आती है, उसी को कहते हैं अबिंदुकता, एस्टेग्मेटिज्म। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं, बहुत पूछा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया था। बेलनाकार लेंस कोई बेलनाकार बाहर से नहीं दिखेगा, वो लेंस काफी मोटा रहेगा, अंदर की बनावट में ऐसा बनेगा कि बेलनाकार रहेगा, मोटा लेंस रहेगा। कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते हैं सर बेलनाकार लेंस तो दिखाई नहीं देता बेलनाकार, तो बेलनाकार कोई बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर उसका जो उसको बनाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा लेंस को, वो अंदर बेलनाकार रहेगा, मतलब थोड़ा मोटा लेंस रहेगा। काफी कुछ लोगों में होता है ये समस्या। देखिएगा इस दोष में लेंस कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बेलनाकार भी एक लेंस आ गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल, लेकिन आकार के आधार पर भी लेंस को बंटवारा किया गया है। तो उसमें एक आकार के आधार पर बेलनाकार आकार का भी लेंस होता है। तो लिखिएगा कि इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इस दोष में लिख लीजिएगा, इस दोष में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु को, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु को देखने में समस्या आती है, समस्या आती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को देखने में समस्या आती है। इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अब हेड डालेगा, नया चैप्टर है तरंग गति और ध्वनि। आज वो आई नहीं, क्या नाम है ये, वेव मोशन एंड साउंड,
वो भी वीएलओ है क्या? ये जो आती हैं आप बैठती हैं, हाँ, तब क्यों नहीं आई हैं? यही तो, अच्छा नहीं बनाया था आप ही ने ना? इसमें क्या रहता है, इनका कुछ अलग कार्य है ना वो सब वो करना है ना? अच्छा, वेव मोशन एंड साउंड, वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति और ध्वनि, मतलब दो टॉपिक को यहीं पर हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, वेव मोशन एंड साउंड। पहली हिंट डालिएगा तरंग, वेव, तरंग। अच्छा, तरंग को लहर भी कहते हैं, हमने एक दिन चेक किया था, तरंग को लहर भी कहते हैं, और तरंग हमेशा विक्षोभ से उत्पन्न होगा, डिस्टरबेंस से उत्पन्न होगा। अब डिस्टरबेंस अगर पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न होगा तो ऐसी तरंग को यांत्रिक तरंग कहेंगे, और तरंग अगर इलेक्ट्रॉनों में विक्षोभ से उत्पन्न होगा तो ऐसे को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। तरंग का काम है कि ऊर्जा को एक स्थान से लेना और दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तरंगे नहीं ट्रांसमिट होती हैं, ऊर्जा ट्रांसमिट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा वाइब्रेशन ऊर्जा को ट्रांसमिट कर रहा है, आप तक पहुंच रहा है। साउंड ऊर्जा, हमारी जो ध्वनि ऊर्जा है वो ऊर्जा पहुंच रही है ना कि तरंग ले जा रही है। तरंग केवल डिस्टरबेंस से उत्पन्न कर दिया, और ये सब जितना ज्यादा डिस्टरबेंस उत्पन्न करेंगे उतना तेज ध्वनि उत्पन्न होगी या उतनी तेज तरंग उत्पन्न होगी, और उतनी ज्यादा ऊर्जा को ट्रांसमिट वह करेगी। घंटे पर धीरे से चोट किया, हल्की सी साउंड होगी, तेज से चोट किया, तेज से साउंड होगा। ठीक, आ तो गई, देखिए लंबी उम्र है, लिखिएगा। हमने कहा कि लिखिएगा, अब कम लोग हैं तो मैं सबको जान ही गया हूं ना कि कौन कौन साइंस में है। लिखिए तरंग, तरंग को लहर भी कहते हैं, तरंग को लहर भी कहते हैं, तरंग को लहर भी कहते हैं, लहर भी कहते हैं। तरंग ऊर्जा को एक स्थान से, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। क्लियर है? लाइन चेंज करेगा। तरंगे हमेशा, तरंगे हमेशा विक्षोभ या डिस्टरबेंस, विक्षोभ या डिस्टरबेंस से उत्पन्न होती है, डिस्टरबेंस से उत्पन्न होती है, से उत्पन्न होती है। लाइन चेंज करिएगा। तरंग दो प्रकार की होती है, तरंग दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग, इसी को कहते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। दूसरे को कहते हैं अयांत्रिक, अयांत्रिक तरंग या वैद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग। अब अयांत्रिक लिखिएगा तो अंग्रेजी इधर लिख देते हैं, तो इसको कहेंगे कि नॉन मैकेनिकल कहिए, नॉन मैकेनिकल वेव कहिए, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए। ठीक, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, इंग्लिश अगर लिखना चाहे। ठीक है? तरंग कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय। अब लाइन चेंज करके ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखिएगा।
ऐसे लिखिएगा यांत्रिक तरंग के सामने, हेडिंग कोई जरूरी नहीं है। यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे हमेशा, यांत्रिक तरंगे हमेशा पदार्थिक माध्यम, पदार्थिक माध्यम ब्रैकेट में ठोस, द्रव और गैस, पदार्थिक का मतलब यही हुआ, माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न होती हैं, विक्षोभ से उत्पन्न होती हैं। यह तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। निर्वात मतलब वैकुंठ, जहां वायुमंडल नहीं है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर लेती हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, निर्वात में भी गमन कर लेती हैं। नाभिक के चारों तरफ उपस्थित, नाभिक के चारों तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉन में विक्षोभ से उत्पन्न होती है, विक्षोभ से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग कामा पानी में उत्पन्न लहरें, पानी में उत्पन्न लहरें स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे रस्सी में उत्पन्न तरंगे सितार के तार में उत्पन्न तरंगे, सितार के तार में उत्पन्न तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं, यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं, उदाहरण है। उदाहरण है पूर्ण विराम, क्योंकि आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, तो ज्यादातर तो पूछेगा साउंड, साउंड, लेकिन इसके अलावा स्प्रिंग में पूछता है, रस्सी में पूछता है, या कोई पानी में आपने पत्थर डाला वो पूछता है, तो भी आप क्या बताएंगे, क्योंकि पदार्थ को ध्यान रखिएगा कि पदार्थ में उत्पन्न हो रहा कि कहां उत्पन्न हो रहा। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे एक्सरेज, एक्सरेज रेडियो तरंगे यूवी रेज अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी जिसको कहते हैं, यूवी रेज अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे अवरक्त तरंगे इत्यादि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं।
ठीक है, क्लियरिटी किसी को कोई यहाँ डाउट इतनी बात में? कहा तरंग कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, यांत्रिक और वैद्युत चुंबकीय। कई बार अयांत्रिक भी इसको कहते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक को ही वैद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। दोनों के उदाहरण भी आपने देख लिया। अब देखिएगा, कोई भी तरंग है जो ट्रांसमिट होती है, स्थानांतरित होती है, उसके आधार पर उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक को आप पढ़ते होंगे अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, अगले पॉइंट में इसी बात को पहले लिखना है। तरंगों को उनके संचरण के आधार पर, संचरण मतलब ट्रांसमिशन, संचरण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। अनुप्रस्थ तरंग पहला 2 भाग में बांटा गया है। ट्रांसवर्स वेव। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे कभी भी, जैसे आपको कोई बता दे कि भाई प्रकाश तरंग है, एक अनुप्रस्थ और वैद्युत चुंबकीय तरंग है, दोनों लिख लीजिए तब बोले हम। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गी, LONGITUIDINAL, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिएगा, किसी बच्चे को रटाना हो, आप लोग तो सब शिक्षक ही हैं, कि बच्चे को ये ऐसे बता देना कि प्रकाश तरंग एक वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग है। ये तो हम आपको भी एक लाइन में बता सकते हैं, लेकिन ये बताने का तरीका गलत रहता है, क्योंकि बच्चे को पहले ये बात पता होना चाहिए कि भाई यांत्रिक तरंग क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्ध्य तरंग है। रटने तो आप भी रट सकते हैं। आपसे प्रश्न तो यही पूछेगा कि प्रकाश तरंगे होती हैं, तो आप कहिएगा कि वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ, लिखा रहेगा विकल्प में। यही बात आपको उत्तर लगा देना रहेगा। कि ध्वनि तरंगे होती हैं, तो आप कहेंगे कि यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। ठीक, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य दोनों को एक साथ पूछेगा कि भाई यांत्रिक तरंग क्या है, तो आप ये भी, ध्वनि तरंग क्या है, तो आप ये भी बताएंगे कि यह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, और दूसरा उसी के साथ बता देंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग है। विकल्प में इस बदल बदल के ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन बनाएगा। कि जैसे बनाएगा कि भाई यहां पर बताएगा कि वैद्युत चुंबकीय और अनुदैर्ध्य, एक ऑप्शन बना दिया। दूसरा ऑप्शन बना दिया कि यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। तीसरा ऑप्शन बना दिया कि वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ। चौथा बना दिया कि यांत्रिक और अनुप्रस्थ। इस तरह से ऑप्शन बनाएगा कंफ्यूजन करने के लिए। तो अनुप्रस्थ तरंगे किसको कहते हैं, और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। कि अनुप्रस्थ तरंगे जो उत्पन्न होती है, भाई तरंग उत्पन्न कैसे होती है? कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे चोट किया, ऐसे ऐसे हाथ चोट कर रहे हैं। जब चोट कर रहे हैं तो यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। हमने कहा हमेशा तरंग विक्षोभ से उत्पन्न होगा। कोई भी चीज होता है, ग्लास व्लास नहीं है, किसी चीज को ठोकेंगे तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। घंटे को आप ठोक रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपने तालाब के पानी में एक कंकड़ डाला तो वहां डिस्टर्बेंस किया और तरंग आपको निकल रही, उसी को लहर भी कह रहे हैं कि लहर फैल रही है। कभी कभी इलेक्शन में भी बोलते हैं कि इनकी लहर है, उनकी लहर है। तो तरंग, लहर क्या है? मतलब एक तरह से ऊर्जा का ट्रांसमिशन है। तो जो माध्यम है, जब जहां पे डिस्टरबेंस किया जाएगा वहां माध्यम का कंपन करता हुआ कण होगा जो वाइब्रेट करेगा। कंपन करता हुआ कण कौन है? जो विक्षोभ से वाइब्रेशन में आया है, कंपन में आया है। तो मान लीजिए कंपन करता हुआ कण इस तरह से चल रहा है, इस तरह से माध्यम का कंपन करता हुआ कण चल रहा है। ठीक, एक बार माध्यम का कंपन करता हुआ कण यहां मैक्सिमम ऊंचाई पर गया, एक बार यहां आया, एक बार यहां गया, एक बार यहां आया, एक बार यहां गया, एक बार यहां आया। तो जब सबसे ऊंचाई पर तय किया, ये माध्य बिंदु है, ठीक है, इस माध्य बिंदु से एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पर गया और माध्य बिंदु से मैक्सिमम नीचे आया, तो इस वाले को आप कहते हैं श्रृंग ना, श्रृंग कहते हैं ऊंचाई वाले को, और नीचे वाले को कहते हैं गर्त कहते हैं। तो अगर कोई माध्यम का कंपन करता हुआ कण
कंपन करते समय श्रृंग और गर्त का निर्माण करे, और इस माध्यम के कंपन करते हुए कण के जो तरंगे उत्पन्न हो वह लंबवत उत्पन्न हो। कैसी उत्पन्न हो? लंबवत उत्पन्न हो। लंबवत मतलब माध्यम का कंपन करता कण है और तरंग कैसे जा रही है? लंबवत इसके जा रही है, इसके लंबवत जा रही है। कहा क्या रहा? वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, उसे आपको कहीं लिखना नहीं है कि माध्यम का कंपन करता हुआ कण मान लीजिए यहां पे था, अब यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, इस तरह से चल रहा है, श्रृंग और गर्त का निर्माण कर रहा है। तो माध्यम के कंपन करते हुए कण के यदि तरंगे लंबवत उत्पन्न हो, लॉन्गिट्यूडनल उत्पन्न हो, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्यों हम ऐसा बात जोर दे रहे हैं? क्योंकि जो अभी आपने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कंपन करते हुए कण के तरंगे हमेशा समानांतर उत्पन्न होती। समानांतर का मतलब कि ऐसे उत्पन्न होंगी, ऐसे उत्पन्न होंगी। लंबवत का मतलब ऐसे उत्पन्न होंगे, लंबवत का मतलब इस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो यदि माध्यम का कंपन करते हुए कण के, कण कौन सा? ये पार्टिकल्स है। कोई पार्टिकल जो कंपन कर रहा है, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसका उदाहरण और भी देख सकते हैं कि एक रस्सी ले लीजिए, इधर भी बांध दीजिए और इधर भी बांध दीजिए, और उसको बीच में ऐसे करिए, तो रस्सी क्या होगी? ऐसे ऊपर नीचे जाएगी। या कोई स्प्रिंग है, उसको दबा के छोड़ दीजिए, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का उसमें कंपन होगा। तो उसी को जो ऊपर जा रहा है उस भाग को श्रिंक करें, और नीचे जा रहा है उसको गर्त करें। और तरंग हमेशा कैसी उत्पन्न हो रही है? लंबवत उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी तरंग को हमेशा अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। किसका चित्र है? अनुप्रस्थ तरंग का चित्र है, अनुप्रस्थ तरंग का चित्र है। अभी हम भाषा भी लिखा दे रहे हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम ऊंचाई तय किया है, इसी को आपने कल भी पूछा था, हमने आपने क्या बताया था? आयाम बताया था, आयाम, एम्पलीट्यूड। यहीं से समझ लीजिए हमेशा के लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आयाम है। अच्छा, जितना ये ऊंचाई होता है उतना ये भी होता है, ये बराबर ही होता है। ये भी क्या कहलाएगा? आयाम ही कहलाएगा। और ये दोनों का मान बराबर भी रहेगा। इसका बनाने में भले थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा हो, ये मान बराबर रहेगा। अब यहां भी आयाम होगा, ये भी आयाम होगा, ये भी आयाम होगा, ये भी आयाम होगा। अब माध्यम का थोड़ा सुन लीजिएगा, अभी तक बनाइएगा, 2 मिनट समय दे देते हैं, ये समझने वाला पूरा है कि माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करेगा। अब एक कंपन पूरा करने में, जैसे मान लीजिए एक कंपन कब माना गया कि एक श्रृंग से चला था, फिर गर्त पे आया और फिर श्रृंग पे पहुंच गया। ये भी क्या है? श्रृंग है। और ये भी क्या है? गर्त है। तो एक श्रृंग से चला और एक श्रृंग पे पहुंच गया, एक कंपन माना जाएगा। तो एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी क्या कहा कि माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? वेव लेंथ कहलाएगा, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वेव, LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई का। और तरंग की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फिर से सुनिएगा, माध्यम का कंपन करता हुआ कण माध्य बिंदु के अधिकतम जो ऊंचाई तय करता है उसको आयाम कहते हैं। कंपन करता हुआ माध्यम का एक कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, इस दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब एक सेकंड में जितनी बार कंपन कर रहा है, तो एक बार तो कंपन कर नहीं रहा है, एक बार कंपन करेगा तो भी उसकी आवृत्ति 1 होगी। 500 बार कंपन करेगा तो आवृत्ति 500 होगी। 5000 बार कंपन करेगा एक सेकंड में, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। 4 चीज याद रखना है, चारों का यूज पूरे ध्वनि में आने वाला है। तो माध्यम का कंपन करता हुआ कण माध्य बिंदु से जितना अधिकतम ऊंचाई तय करता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। और एक सेकंड में जितने कंपन करता है जितनी बार, वही उसकी आवृत्ति कहलाता है। मैम क्लियर है ना ये बात? जबानी ही क्लियर होगा, लिखना तो एक औपचारिकता है। आगे लिख लेते हैं नीचे इसमें। अच्छा, यहीं पर एक सेकंड सुन लीजिए, एक बात फिर लिखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग की एक खासियत होती है, किसी भी तरंग की एक खासियत होती है यांत्रिक तरंग की, कि जो माध्यम के 2 चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वैसे तरंगे जो ट्रांसमिट होती है वो कई चीजों पे डिपेंड होती हैं।
लेकिन जो माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा, सर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं आपका दिमाग जा रहा है, छोड़ दीजिए थोड़ा देर, थोड़ा एंजॉय किया जाए इसी बात को। फिजिक्स है ना, इसको समझ लेंगे फिर याद वाद नहीं करना है। मान लीजिए कि क्या कहने जा रहा था, हाँ, कोई भी तरंग है जो यांत्रिक तरंग है, उसको उत्पन्न करने के लिए या उसके ट्रांसमिशन के लिए दो दशा बड़ी जरूरी है। एक प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए, इलास्टिसिटी का, और दूसरा गुण होना चाहिए कि माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए। प्रत्यास्था और जड़त्व जिसमें ज्यादा है उसमें बड़ी आसानी से तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। जितना अधिक प्रत्यास्थ माध्यम होगा, जिसमें अधिक जड़त्व होगा, उतना अधिक तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे माध्यम समझिएगा। प्रत्यास्था क्या है, जिसको कहते हैं, प्रत्यास्था को अंग्रेजी में कहते हैं इलास्टिसिटी। ये भी फिजिक्स में आपको लिखाना है, पढ़ाना है, यहीं पर आ गया। प्रत्यास्था का मतलब इलास्टिसिटी इंग्लिश में कहते हैं। प्रत्यास्था है जैसे एग्जाम्पल से समझे कि हम ट्राउजर खरीद के ले आए, आज पहने तो पूरा यहाँ पर ऐसे दाग दाग लग गया, इतना तेज उसका इलास्टिक था, रबड़ का जो लगा था वो यहाँ पे छाप डाल दिया। 2-4 दिन पहने नॉर्मल हो गया, और 6 महीना पहन लिए तो खिसकने लगा, अब उसकी डोरी ओरी भी बांधनी पड़ रही है। क्यों? तो प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें अगर बल लगा करके उसके आकार को विरूपित कर दे या चेंज कर दे, लेकिन बल हटा ले तो अपनी स्थिति में वापस चला जाए। जैसे गुलेल है, आपने खींचा गुलेल को और जब छोड़ा फिर अपनी स्थिति में चला गया रबड़, फिर खींचा फिर आ गया, फिर छोड़ा फिर चला गया। कोई भी रबड़ वाली चीज आपने लिया, फैलाया, लेकिन बल हटा दिया, फिर अपनी स्थिति में आ गया। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से यदि पदार्थ पर बल लगाकर उसके आकार को चेंज कर दिया जाए, आकार को चेंज मतलब विरूपित हिंदी में कहते हैं, चेंज कर दिया जाए, उसके डायमेंशन में, उसकी बीमाओं में परिवर्तन कर दिया है। फिजिक्स की भाषा में उसकी बीमा में चेंजिंग कर दिया है। बीमा मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन बल हटा लिया जाए, वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए। तो ऐसे गुण को प्रत्यास्था का गुण कहते हैं, और ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। जैसे रबड़ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, रबड़ बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि जो माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा उसमें तरंग उतनी अच्छे से उत्पन्न होगी, कोई भी तरंग होगी यांत्रिक वाली। दूसरी बात कहा कि जड़त्व, जड़त्व का मतलब होता है कि हर पिंड, ऑब्जेक्ट की ये स्थिति होती है कि अपनी स्थिति को बनाए रखना। जैसे आप प्रिंसिपल बन गए तो आपको कोई प्रिंसिपल बनाना हटाना चाहेगा तो आप उसका विरोध करेंगे, आप हटना नहीं चाहेंगे। क्या हम प्रिंसिपल है भाई, अब फिर थोड़ी टीचर बनेंगे। प्रिंसिपल बन गए तो आपको हटाने के लिए धक्का, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, पिंड हूं। अब मुझे कोई यहां से विस्थापित करना चाहता है तो मेरे ऊपर एक बल लगाना पड़ेगा। क्यों? इसी गुण को कहते हैं जड़त्व का गुण, कि हर पिंड का यह गुण होता है कि अपनी यथा स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अगर आप स्थिति का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको एक बल आरोपित करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात इसलिए कहा क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं एक केवल और केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। यही प्रश्न रहेगा, ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहां उत्पन्न की जा सकती हैं। एक होता कि ट्रांसमिट कहां करती हैं, एक कहा था कि उत्पन्न कहां की जा सकती है, दोनों दो बात है। तो कहां उत्पन्न हो सकती है? ठोस में कर सकते हैं। दूसरा, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर कर सकते हैं, ना तो द्रव के निचले पृष्ठ पर कर सकते हैं, और गैस में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किसको? अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में उत्पन्न कर सकते हैं और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ठोस में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण ज्यादा होता है और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर भी प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण ज्यादा होता है। गैसों में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण नहीं होता है और द्रव के निचले पृष्ठ में भी बहुत कम होता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें नहीं उत्पन्न होती है। अगर ये बात भूल भी जाएंगे कोई बात नहीं, इतनी बात याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर कर सकते हैं, निचले पृष्ठ और गैस में उत्पन्न नहीं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है, तो आप कहेंगे ठोस और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है गैसों में, ज्यादातर पूछता है गैसों में या द्रव के निचले पृष्ठ में। क्लियर है मैम बात? इतनी बात अब लिखिएगा, इसको बना लीजिए 1 मिनट में तो फिर लिख लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स है भाई, थोड़ा समझने वाला है ही, है तो बहुत छोटा ही आप लोगों का सिलेबस, कोई ये नहीं है कि बहुत है। तो बेसिक बात है कि हम पॉइंट पॉइंट ऐसे लिखा देते, केवल बस समझा देते एक शब्द ना, तो फिर वो कोई आपको रट्टा मार तो किताब में भी लिखा है,
कि क्या अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है। कारण आपके मन में नहीं रहता, आप कारण आप सुन लिए तो आप जैसे पूछेगा तो आराम से आप आंसर लगा देंगे। आपका भले पढ़े रहे, रिवीजन किए रहे, नहीं, अगर मेरी ये बात सुने हैं उत्तर तुरंत लग जाएगा, इतना अनुभव है, लगा देता है विद्यार्थी, कोई भी होता है। बोले नीचे। हाँ। सबकी छोटी छोटी परिभाषा भी हम लिखा देंगे अभी, एक एक लाइन की। एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी, दूरी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर, एंगस्ट्रॉम, ये दूरी का मात्रक है। तरंग लेंथ मतलब लंबाई, वेव मतलब तरंग, तरंग की लंबाई, अब लंबाई आ गया तो दूरी ही तो होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, इसके बीच की दूरी क्या है, इसकी लंबाई। लिखिएगा, माध्यम का कंपन करता हुआ कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कण श्रृंग और गर्त का निर्माण करे, श्रृंग और गर्त का निर्माण करे, तथा तरंगे कंपन करते हुए कण के, तरंगे कंपन करते हुए कण के लंबवत आगे बढ़े, लंबवत आगे बढ़े, तो ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, तो ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, लाइन चाहे चेंज करके लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस में और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, ठोस में और द्रव के ऊपरी पृष्ठ में उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, की जा सकती है। द्रव के निचले पृष्ठ, द्रव के निचले पृष्ठ, निचले पृष्ठ तथा गैस में, द्रव के निचले पृष्ठ तथा गैस में इन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक लाइन और लिखिएगा, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकी, प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकी और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यही बात पूछता है बहुत ज्यादा, वैद्युत चुंबकी और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, अब हमको क्या बात करना है, किसके बारे में, प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकी और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, अभी डालिए, क्या हुआ, लिखा दे, ज्यादा हम तथ्यों से बच रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन न पड़ जाए। अभी चलिए ध्वनि वाले में लिखा देते हैं, अभी लिखा देते हैं, अभी ध्वनि वाले में लिखा देते हैं। अब लिखाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। आइए मार्ट साहब, हाँ, अच्छा भूल गया क्या, प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर कुछ प्रकाश तरंगे होती है वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ, एकदम एकदम याद रहना चाहिए, भूलना है। हाँ,
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, बता रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग, पहले डाल दीजिए, बता देते हैं। जैसे हमने क्या कहा है कि जो ट्रांसमिशन के आधार पर तरंगों को दो आधार पर बांटा गया है। हमने क्या कहा कि प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रॉनों में विक्षोभ से उत्पन्न होती हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत होती है कि निर्वात में भी गमन कर लेती है। जब माध्यम में प्रकाश तरंगे प्रवेश करती हैं उस समय वह कैसी तरंगों के रूप में ट्रांसमिट करती हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। ठीक है, निर्वात की बात नहीं हो रहा है, उत्पन्न होने की बात नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन के बारे में बात हो रहा है। तो कहां पर बात हो रहा है? माध्यम के अंदर, मतलब वायुमंडल के अंदर। ये जो बात कहा जाता है कि वो वायुमंडल के अंदर की बात कही जाती है कि प्रकाश तरंगे वायु में आ रही हैं, वायुमंडल में, उस समय कैसे चल रही? प्रकाश तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ही, और ट्रांसमिशन उसका आधार कैसा है कि माध्यम के कंपन करते हुए करके लंबवत आगे बढ़ रही, सीधे लंबवत बढ़ रही है। इस प्रकृति के आधार पर उनको क्या कर रहे हैं? अनुप्रस्थ तरंग कर रहे हैं। ठीक है, उत्पन्न होने की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पन्न होना का और ट्रांसमिशन होना कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल लेती हैं, लेकिन जो तरंगे हैं रियल में जो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बंटवारा है ये आंतरिक तरंगों का है, वो तो हम जटिलता उतना कम, यांत्रिक तरंगों का है। और लेकिन जब ये तरंग माध्यम में आएगी, प्रकाश की तरंग कहां आएगी? वायुमंडल में, तो उस समय वो कैसे चलेगी? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलेगी। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंगे होती है वैद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंगे, सॉरी वैद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन न करिएगा। क्या नहीं, सुन जाइएगा, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है आपकी बात में। अच्छा, आप देखिए आपका कंट्राडिक्शन भी दूर कर देते हैं मास्टर थोड़ा सा। यही तो फिजिक्स है, हर चीज का जवाब है हमारे पास। कंट्राडिक्शन क्या है कि आपको लग रहा है, हमने कहा कि उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न करना, कि प्रकाश तरंगों को हमने वहां भी जोड़ दिया था बताते समय कि प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंगे है या ठोस के ऊपरी पृष्ठ और हमने कहा कि द्रव नहीं, सॉरी, ठोस में और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। हमने ट्रांसमिशन की बात नहीं किया। हाँ, हमने ये जरूर बात कहा किसके अंदर कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल लेती है और यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चलती, वो अलग बंटवारा हो गया। और हमने कहा कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनको कहां उत्पन्न करना और ट्रांसमिशन दोनों दो बात है, दोनों दो बात है। तो इनको उत्पन्न कहां आप कर सकते हैं? जहां पर प्रत्यास्था और जड़त्व होगा, और प्रत्यास्था और जड़त्व मिलेगा ठोस में और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, न तो गैस में मिलेगा न तो। लेकिन प्रकाश तरंग उत्पन्न कहां हो रही है? सूर्य पर, सूर्य पर, कोई यहां पे वायुमंडल में उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, तो उत्पन्न करने की बात है कि अनुप्रस्थ तरंगों को केवल ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। क्यों नहीं गैस में कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण उसमें नहीं है। द्रव के निचले पृष्ठ पर भी प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण बहुत कम है, जो तरंग को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे। सूर्य तो द्रव्यमान है, सूर्य पे हाइड्रोजन तत्व तो पूरा, सूर्य तो पूरा ठोस ठोस ही है। सूर्य क्या है? ठोस ही है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? मतलब हजारों तारों के बराबर है सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य अपने द्रव्यमान का 9.1 गुणे 10 पे पावर माइनस 31, सॉरी नहीं, 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से सूर्य अपना द्रव्यमान घटा रहा है, और इसके बदले जो हमको मिल रहा है 4.26 गुणे 10 पे पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से हमको ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। मतलब सूर्य का द्रव्यमान कितना घट रहा है? 9.1 गुणे 10 पावर 31, पॉइंट नहीं है, 31 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से उसका द्रव्यमान घट रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान किसमें बदल रहा है? ऊर्जा में, और इसके बदले जो ऊर्जा आ रही है 4.26 गुणे 10 पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से इसका ऊर्जा हमको मिल रही है, वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। इसीलिए सूर्य का आकार लगातार छोटा हो रहा है, लगातार छोटा। लेकिन सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि वो अभी लाखों वर्षों तक कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का तो ठोस है, सूर्य पर तो हाइड्रोजन, सूर्य पर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, और हीलियम वहां पर बदल रहा है, संलयन की प्रक्रिया चल रही है, ये सब बात तो हमने बताया था। ठीक है, सूर्य तो ठोस है। सूर्य क्या है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा अवस्था सबसे ज्यादा वहां पर है। सूर्य पर कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा है?
प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं? ठोस और द्रव की अवस्था को। प्लाज्मा अवस्था कब प्राप्त होती है? उच्च ताप की अवस्था है। उच्च ताप कितना होगा? किसी पदार्थ के टेम्परेचर को 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, प्लाज्मा स्थिति मिल जाएगी। प्लाज्मा स्थिति मिल जाएगी। और सामान्य व्यवहार पर पृथ्वी में करना इतना टेम्परेचर संभव नहीं है। कहां हम कर रहे हैं इतना टेम्परेचर? इतना टेम्परेचर हम रिएक्टर में उत्पन्न कर रहे हैं। रिएक्टर मतलब भट्ठी के अंदर। कौन सी भट्ठी के अंदर? एटॉमिक रिएक्टर के अंदर, परमाणु भट्ठी के अंदर हम इतना टेम्परेचर उत्पन्न कर रहे हैं। या जब परमाणु बम फेंकते हैं तब इतना कुछ एरिया में टेम्परेचर उत्पन्न होता है 5500। परमाणु बम से लोग क्यों डरते हैं? कि परमाणु बम गिरेगा, जहां पर भी फूटेगा वहां के कुछ एरिया का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। जो चीज जहां पे है वहीं पर पिघल जाएगा, मतलब पेड़ होगा तो पिघल जाएगा, प्लाज्मा स्थिति में आ जाएगा। और इस स्टेज पर क्या स्थिति मिलती है? पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक, जिसमें सारे परमाणविक संरचना के रूल रेगुलेशन खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सब बातें हैं इसमें, अगर हम ज्यादा डिटेल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, नहीं समझे? पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पदार्थ की तो 5 अवस्था होती है ना मैम। पदार्थ की कितनी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों जानते हैं हम सभी लोग। चौथी अवस्था कौन सी है? इसको तो हम नोट ही कराएंगे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था। ब्रह्मांड की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था। एक आयनिक अवस्था है। सूर्य पर सबसे ज्यादा क्या अवस्था है? प्लाज्मा। तारों पर कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा की अवस्था उच्च ताप की अवस्था है। मिनिमम ताप कितना होना चाहिए? सूर्य का ताप जानते हैं उसके कोर का कितना है? कभी कितना है बताइए? सूर्य के सतह का टेम्परेचर है 6000 डिग्री। सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है? हाँ, नहीं पता लग? पता लग गया है, पता लग गया। नहीं, वो तो आदित्य 3 लेयर का पता लगा रहा है। आदित्य से पहले भी बहुत पता लग चुका है। सूर्य के 7 लेयर है ना, तो सूर्य का जो मेन लेयर है, जहां कोर वाला लेयर, जहां पे प्लाज्मा संलयन की प्रक्रिया चल रही है, वहां का टेम्परेचर है 3 मिलियन तक। कितना है? 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस अनुमानतः। 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हमारी बात मानिए नहीं, गूगल करके देखिएगा। 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस में 30 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 30 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य को समझना इतना आसान थोड़ी ना है। 30 लाख डिग्री सेल्सियस। 48-49 पे तो हाहाकार मच जाता है। हम 60 के बाद सरवाइव नहीं कर सकते। 60 डिग्री के बाद हम खत्म हो जाएंगे। 60 डिग्री तक मनुष्य जिंदा रह सकता है, उसके बाद जिंदा नहीं रह पाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, मरने तो उसके पहले भी मरने लगेगा, लेकिन अंतिम अवस्था है 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद हम सरवाइव, वायुमंडल का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं इधर, बहुत कुछ है लेकिन अब कैसे हम क्या करें, बताएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग, अभी ये प्लाज्मा थोड़ा थोड़ा लिखवाना है बाद में। अनुदैर्ध्य तरंग लिखिएगा। कौन सी? लार्ज हैंडेड कोलाइडर। वो तो उसी को प्राप्त कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं। 3 अवस्था तो आप जान गए। चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन स्थिरांक। आप लार्ज हैंडेड कोलाइडर एक प्रयोग है LHC, जिसमें क्या कर रहा है, इसी उच्च ताप पर प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, LHC एक प्रयोगशाला के अंदर जिसमें हमने किया है, जिसमें हमने प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त किया है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में हम प्लाज्मा अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब परमाणु विखंडन कराते हैं, नाभिकीय विखंडन कराते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के समय 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न होता है। इसीलिए जब भारत ने परमाणु बम बनाया था, दुनिया नहीं परेशान हुई थी, क्योंकि भारत जब हाइड्रोजन बम बनाया था तो अमेरिका ने 50 प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन बम वही बना सकता है जिसके पास परमाणु बम हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संलयन की प्रक्रिया तभी होती है जब 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी 2 नाभिक आपस में मिल पाते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। संलयन की प्रक्रिया कराने के लिए 5500 मिनिमम टेम्परेचर, 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए। तो जब हमको हाइड्रोजन बम फोड़ना होगा कहीं किसी देश के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, पहले परमाणु बम गिराएंगे और उसी परमाणु बम में हाइड्रोजन बम गिराएंगे। हाइड्रोजन बम की ताकत परमाणु बम की कई गुना होती है। तो हाइड्रोजन बम भारत के पास है, परमाणु बम भी भारत के पास है। तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम वही बना ही सकता है जिसके पास परमाणु बम पहले बनाना पड़ेगा।
तो जो अटल जी के समय में दूसरे दिन वाला पोखरण 2 किया गया था, वो पोखरण 2 में हाइड्रोजन बम हमने किया था, मतलब संलयन के सिद्धांत को सिद्ध कर लिया था, जिसपे सूर्य पे जो ऐसे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हम नोट करा देंगे लास्ट में, आइए नहीं तो बहुत फैल जाएंगे हम लोग अलग। अनुदैर्घ्य तरंगे वह तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसमें जिसमें माध्यम का कंपन करता हुआ कण, माध्यम के कंपन करते हुए कण, माध्यम के कंपन करते हुए कण संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन संपीड़न और विरलन का निर्माण करते हैं, संपीड़न और विरलन का निर्माण करते हैं, कंपन करते हुए कण के, कंपन करते हुए कण के, कंपन करते हुए कण के, कण के तरंगे समानांतर आगे बढ़ती हैं, तरंगे समानांतर आगे बढ़ती हैं, बढ़ती है। लाइन चेंज करिएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों को, अनुदैर्घ्य तरंगों को ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस एवं द्रव के निचले पृष्ठ पर उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के निचले पृष्ठ पर उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के निचले पृष्ठ पर उत्पन्न किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है मैम, आप बताइए ठीक किया जा सकता है। लाइन चेंज करिएगा। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे एक लाइन बस यही, ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जहां इंपॉर्टेंट बोले उसको इंपॉर्टेंट लिख भी लेना चाहिए ऐसे छोटा सा, कि इसी पॉइंट को मान कोई भी रिवीजन कर पाए, इस बात को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। एक पॉइंट का नोट लिखिएगा, मतलब 2-3 पॉइंट का नोट लिखिएगा। नोट, संपीड़न विरलन का निर्माण कहां होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में। श्रृंग और गर्त कहां बनता है? अनुप्रस्थ में। ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। संपीड़न मतलब जब पास पास है, कंप्रेस फार्म में, और एक्सपेंसिव फार्म में जब दूर दूर है। जब माध्यम के कंपन करते हुए कण पास पास आ गए उसको संपीड़न की स्थिति कहेंगे, और जब दूर दूर आ गए, यहां से देखिए एक यहां एक यहां आ गया है, तो इसको कहेंगे विरलन। विरलन मतलब विरल होना, दूर होना। नोट में पहला लिखिएगा। अनुप्रस्थ नहीं मैम बोला हूं, हमने कहा कि फिर से सुनिए, अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के निचले पृष्ठ और गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कंफ्यूजन न करिएगा। इसलिए हमारी बात को लर्निंग जो होनी चाहिए वो एकदम इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कराना भी चाहिए बच्चों को। लर्निंग का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार कुछ लोग, मैं उस क्लास में ईवीएस में बोलता हूं, एक ही चीज को कई बार बोलना पड़ता है। इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस किसी, आप मान लिया आप लोग स्टूडेंट नहीं, आप लोग का तो एक एज हो गया है, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम रहती है। जो स्टूडेंट आते हैं, एक ही क्लास के अंदर लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं एक बार बोलूं और उस एक पूरी लाइन को एक बार में सुन के जो लिख रहा है, इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस उसका ठीक है, एक्टिव है उसका ब्रेन। और जो एक बार एक ही लाइन को 3-4 बार पूछ रहा है, मतलब एक एक शब्द पूछ रहा बार बार, इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस उसका कमजोर है। तो आप लोगों के लिए बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट के लिए बात महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वही विद्यार्थी अच्छे से क्रैक कर पाता है जिसका लर्निंग प्रोसेस बढ़िया होता है, कि एक बार में बोला, एक बार में बात सुन लिया और सुन के लिख लिया।
इसका मतलब इसी से जांच की जाती है लर्निंग का, बच्चों का, कि लर्निंग से बच्चे को कहा कि आपने इमला पुला बोल रहे हैं कि राम के बारे में कुछ बोला एक लाइन, तो राम के बारे में तुरंत उसको बच्चे ने लिख लिया। कुछ बच्चे लिख लेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ को 2-3 बार बताना पड़ेगा, तो उनकी लर्निंग धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट लाई जाती। संपीडन मतलब पास पास होना, कंप्रेस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म, और विरलन मतलब एक्सपेंसेस या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब दूर दूर, विरल होना। अब नोट में लिखिएगा पहला पॉइंट कि माध्यम का कंपन करता हुआ कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कण माध्य बिंदु से, माध्यम का कंपन करता हुआ कण माध्य बिंदु से जितनी अधिकतम दूरी, जितनी अधिकतम ऊंचाई, दूरी ने लिखिएगा, जितनी अधिकतम ऊंचाई तय करता है, जितनी अधिकतम ऊंचाई तय करता है, आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट हुआ है। अच्छा, उसी में लिख देंगे आयाम को ए से इंगित करते हैं, ए, एम्पलीट्यूड को ए से, कैपिटल ए, आयाम को ए से इंगित करते हैं, कैपिटल ए से भी कर देते हैं, कैपिटल ए से इंगित करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से इंगित करते। अगला पॉइंट, माध्यम का कंपन करता हुआ कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा से इंगित करते हैं, इंगित करते हैं। अध्ययन, अगला पॉइंट, माध्यम का कंपन करता हुआ कण, कंपन करते हुए कण, माध्यम का कंपन करते हुए कण, कंपन करते हुए कण द्वारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या यन, आवृत्ति कहलाता है। इसे यन से इंगित करते हैं, इसे यन से इंगित करते हैं। अगला पॉइंट, यन से इंगित करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? अगला पॉइंट, माध्यम का कंपन करता हुआ कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगाता है, जितना समय लगाता है वह उसका आवर्त काल कहलाता है, वह उसका आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर हो गया? अब ये डालेगा ध्वनि। हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ध्वनि का, साउंड, साउंड
भेड़ डालेगा। हमने चैप्टर का नाम क्या लिखा था? तरंग, गति और ध्वनि, यही लिखा था ना। आप लिखिएगा ध्वनि। साउंड, साउंड कैसी तरंग है? व्हाट्सएप बताइए, आप ही बताइए। साउंड का यांत्रिक और, क्यों इतना कंफ्यूजन तुरंत ही होने लगा? ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? व्हाट्सएप आप बताइए, आप बताइए मैम। अनुप्रस्थ, आप बताइए मैम। यहां तब पढ़ा के क्या करेंगे? अभी हम इतना लिखाए एक ही सेकंड में कर, अभी तुरंत ही तो लिखाए लाइन में, कहे कि इसको इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए। अब ऐसे गलती करेंगे तो हम कैसे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना। अब अपना बेइज्जती कराना नहीं चाहते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया कि प्रकाश तरंग, वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। इस लाइन को तो हमेशा याद रखना है कि प्रकाश तरंग, वैद्युत चुंबकीय लिखाया भी हूं, इंपॉर्टेंट भी कराया हूं। प्रकाश तरंग, वैद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ, इस पे आप प्रश्न भी उठा रहे थे कि कैसे अनुप्रस्थ हो गया। दूसरा हमने कहा कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग है। मैम गलती न करिएगा कोई लोग, ठीक है? नहीं तो यही प्रश्न पूछेगा, यही गलती, सारा पढ़ा लिखा बेकार। क्योंकि एक चैप्टर में 50 चीज पढ़ते, कोई एक चीज पूछता है, तो अनुमान से लगता है कि ज्यादा पूछता है, तो ज्यादा चांस इस बात का पूछने का रहता है, ठीक है? जैसे प्रकाश की प्रकृति को 72 बार पूछा है हर परीक्षा में, तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश की प्रकृति होती है, किस नेचर का प्रकाश होता है? प्रकाश किस प्रकृति का है? प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? हमने लिखा था कि दोहरी प्रकृति की होती है। कौन कौन सा? तरंग और, बता दो रही, तरंग और कण। तो ये विकल्प दो प्रश्न, दो तरीके से ही प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश की प्रकृति होती है डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति। एक सवाल सिंपल, खत्म हो गया बवाल, कोई समझन नहीं आया। अब दूसरा प्रश्न क्या करता है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, एक विकल्प में लिखेगा तरंग, एक में लिखेगा कण, एक में लिखेगा तरंग और कण दोनों, एक होगा कि इसमें कोई नहीं, तो तरंग और कण दोनों। कई बार ये करता कि एक सही, एक में लिख दिया तरंग और पहले वाले में बना के ऐसे ऑप्शन, और फिर चौथे वाले में लिख दिया कण, ठीक है? तो उत्तर जैसे बनाता है एक, और जिसमें दोनों ये वाला ऑप्शन रहेगा उसको लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना कि प्रकाश की प्रकृति होती है, हमने कहा डुअल नेचर का प्रकाश होता है। कण प्रकृति बताया था न्यूटन साहब ने, और तरंग प्रकृति बताया था हाइगेंस ने। बाद में इसी को मान्यता दे दिया गया कि रियल में प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है? दोहरे प्रकृति का। कण भी जैसा व्यवहार करता है और तरंग जैसा भी व्यवहार करता है। क्यों? तो दोनों व्यवहार करता है, तो इसलिए दोनों नाम भी याद रखना है, और दोहरी प्रकृति। ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसके लिए हम रिवीजन क्लास भी एक बार चलाएंगे और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछते रहेंगे। ऐसे एक बार मन में बैठा लीजिए, कोई याद, बड़ी बड़ी चीजें सब बात भूल करके मेन हम बताते भी रहते हैं, और इसी की मेरी तारीफ ही मार्केट में है कि जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं, मुझे प्रश्न भी सब हजारों लाखों याद है, हजारों तो याद ही है। ISPC के सब प्रश्न मुझे याद है, पूरी घटना चक्र है कि कौन पे कहां पूछा, सन भर हम भूल पाएंगे, क्योंकि प्रश्न हमको पता है कि कहां पूछा क्या प्रश्न। इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि देखो ये प्रश्न आएगा, जैसे मैं यहां बता रहा हूं, तो सारी बात में आप 99% बात भूल गए, वही बात अगर याद रहेगा, ये जो हम कह रहे हैं कि ये पूछा गया है, उसी से काम हो जाए। अंतिम में प्रश्न ही सही करना है ना, कोई हमको जाके भाफड़ थोड़ी देना है, बस प्रश्न सही हो जाए, काम हो गया। अब देखिएगा ध्वनि, तो ध्वनि क्या हो गई? पहली बात की यांत्रिक तरंग हो गई और अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। अब ध्वनि, हमने कहा यांत्रिक तरंगें हमेशा पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न होंगी, तो ध्वनि, अभी आप हिंदी भी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ध्वनि कहते किसको है? हिंदी का प्रश्न है कि ध्वनि कहते किसको है? ध्वनि तरंग किसको कहेंगे? ध्वनि किसको कहेंगे? साउंड किसको कहते हैं आप? जो सुनाई दे। बहुत बढ़िया, कि वह सभी तरंगे, तरंग तो यहां बहुत सारी होगी, लेकिन हमको सब तरंग सुनाई, ये हम मनुष्य के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वह तरंगे जो हम सुन पाते हैं, हम मतलब मनुष्य सुन पाते हैं, वही हमारे लिए क्या है? हो सकता है यहां कई तरंग ऐसी उत्पन्न हो रहे हैं हम नहीं सुन पा रहे हो, कहां सुन पा रहे होंगे? बहुत सारी तरंगे हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो ध्वनि तरंग नहीं है। तो जिन तरंगों को मनुष्य द्वारा सुना जा सके, वो मनुष्य के लिए ध्वनि तरंग है। अच्छा, कुछ जानवर सुन लेते, हम नहीं सुन पाते। जैसे आप, कोई कुत्ता सोया है, बचा बचा के निकल रहे कि कोई जान जगे ना हो, भौंक, तब भी वो टक से आंख खोल देता है। क्यों? बगल वाला आदमी भी सोया, उसको पता नहीं चला, कुत्ते को पता चल गया। कुत्ते को क्यों? क्योंकि कुत्ते की सुनने की क्षमता हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। तो हल्की तरंग को भी उसने सुन लिया।
तो हमारे लिए ध्वनि तरंग कौन सी होगी? तो हमारे लिए ध्वनि तरंग क्या है कि वह तरंग जिसकी आवृत्ति कितनी हो। अच्छा, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, संकेत उसका यन है, और आवृत्ति को किस में व्यक्त, मात्रक क्या है? अभी हम मात्रक वाला चैप्टर आपको पढ़ाए नहीं है, मेजरमेंट वाला, उसको हम पढ़ाएंगे, सब मापन में लिखा देंगे। जैसे तरंग दैर्घ्य की लंबाई हुआ तो लंबाई का मात्रक मीटर या एंगस्ट्राम होगा, मीटर या एंगस्ट्राम होगा। आवर्त काल हुआ समय, काल मतलब समय, और समय का मात्रक सेकंड होगा हमेशा हमेशा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये तो सभी लोग जानते हैं। 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज को एच जेड लिखा जाता है। अच्छा, हम चाहे तो इसी को ऐसे लिख दे कि 20 कंपन प्रति सेकंड और 20,000 कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड किसको कहते हैं? आवृत्ति को। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या मतलब कंपन प्रति सेकंड। तो इसी कंपन प्रति सेकंड का मात्रक क्या है? यह आवृत्ति हुआ, हर्ट्ज हुआ। तो हम 20 कंपन प्रति सेकंड से लेके 20,000 कंपन प्रति सेकंड की तरंग को ही सुन सकते हैं, इसी रेंज को सुन सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ना तो इसके नीचे सुन सकते हैं, ना इसके ऊपर सुन सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे वाले को भी हम नहीं सुन सकते, इसके ऊपर वाले को भी हम नहीं सुन सकते। तो नीचे वाले को हम कहते हैं अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य, और थोड़ा साफ लिखे, अपश्रव्य तरंग। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंफ्रासोनिक वेव अपश्रव्य तरंगे। 20,000 के ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि मनुष्य नहीं सुन सकता, सीधी सीधी बात, नहीं सुन सकता। तो हमारे लिए तो ध्वनि तरंग हुआ नहीं। अब पराश्रव्य तरंग को भी मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मनुष्य नहीं सुन सकता। जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। यहां भी जानवर सुन सकते हैं, जानवर सुन सकते हैं। हमारी रेंज क्या हुई? 20 हर्ट्ज से 20,000 है। अब जो इसको हम सुन पा रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे भाई? इसी को हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं, इसी को हम श्रव्य तरंग भी कहते हैं। श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव या साउंड वेव भी कहते हैं। मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। अभी हम बता रहे हैं, पहले भैया जितना बात बताएगा पहले उतना करिए, ठीक है? ध्वनि तरंग यांत्रिक है ये, वह अनुदैर्घ्य है। इतनी बात तो सेम सेम उतार लीजिए साफ साफ। मैम का भी एग्जाम्पल यहां लिख देते जिससे इनका भी प्रश्न खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, हृदय की धड़कन, सुनते हैं अपना धड़कन? दूसरा ही सुनता होगा, हाँ? हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती, दूसरा कोई सुनता होगा, अपने तो नहीं सुनाई पड़े। हाँ? अरे बड़ा लगाना पड़ता है कान ऐसे, नॉर्मली जो नहीं सुनाई देता उसको नहीं मानते।
बहुत ज्यादा सुनने पर, सुनते कहाँ, ध्वनि नहीं सुनाई देती, धड़कन पता चलता है। हृदय की धड़कन और भूकंप, धड़कन कहाँ सुन कहाँ पाते हैं, वो क्या वाइब्रेशन आप फील करते हैं, वाइब्रेशन फील करते हैं। हाँ, आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, नॉर्मल नहीं सुना, तभी तो स्टेथोस्कोप बनाया गया, आला। नहीं सुनाई पड़ते, वो नाड़ी अलग है, वो सब मूर्ख बनाते थे, मूर्ख बनाते थे। यहां से अभी हृदय की धड़कन, अभी आपको साइंस में बताया था कि धड़कन और नाड़ी की धड़कन एक है, 72 होना चाहिए। तो ये नाड़ी यहाँ जो टपक रही है, इतना हार्ट की धड़कन है, मिनिमम 72, तो 72 यहां से गिनते थे वो, घड़ी ऐसे देखते थे। अब कोई कान में लगा ले, अब कोई झोला छाप डॉक्टर झूठे में ऐसे आला, उसकी साउंड की पढ़ाई होती है कि कैसी आवाज निकलेगी, क्या समस्या है, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये झोला छाप डॉक्टर जो फर्जी से लगाए रहते हैं, डॉक्टर लोग भाई बुरा न मानेंगे कि अपना इसे लगाए रखते हैं, वो थोड़ी कुछ समझ पाते हैं। वो तो आपको खुश करने के लिए, हमको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उनको एक शब्द का उसमें ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसे आला लगाया, ऐसे लगा। हाँ, कोई एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको ज्ञान है, उसकी बाकायदे पढ़ाई होती है पेप कि कौन सी आवाज कैसी निकलेगी कहां पर, तो उसका मतलब क्या हुआ। जब हमको सुनाई धड़ 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 सुनाई देगा, बस लपडप लपडप की आवाज सुनाई देगी इसमें, उससे हम कुछ नहीं जान पाएंगे। यहां रखेगा, यहां रखेगा, रखते डॉक्टर ना, तो हर जगह रखने पर कैसी साउंड आ रही है, इसकी एमबीबीएस की पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है। तो जो पढ़ाई नहीं है वो कैसे जान पाएगा। वो तो ऐसे टांगा है आपको खुश करने के लिए, हमको खुश करने के लिए कि ऐसे ऐसे किया, यहाँ पीठ उठ में किया, ठीक है, दवाई दे दिया। वो झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सहायता तो कर ही रहे हैं। हाँ, आवृत्ति देखते हैं, हाँ, धड़कन पकड़ के देखते हैं। धड़कन तो कोई भी नाप सकता है, आप भी नाप सकते हैं। एक मिनट देखिए, 1 मिनट में धड़कन की संख्या गिन लीजिए। चलिए, भूकंप नहीं, भूकंप की जो अंदर उत्पन्न होती पी तरंगे उसको कहते हैं। जो तरंगे एक तरह यांत्रिक तरंगे ही होती हैं, वो भूकंप की तरंगे जो भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं अंदर, उन तरंगों को जानवर सुन लेते हैं। इसलिए देखेंगे जब भी भूकंप आने होता है, कुत्ता बिल्ली भौंकने उकने लगते हैं। गुजरात वाला भी आया था तो कई ऐसे केस दिखाई गए थे, कुत्ता बिल्ली बड़ा उनमें मूवमेंट आ जाते हैं, भौंक औक रहे थे, लेकिन मनुष्य को कोई पता नहीं, मनुष्य तो सो रहा है आराम से। जानवर को पता चल जाता है क्योंकि वो भूकंप की पी तरंगे। तो आपको याद रखना है, हृदय की धड़कन और भूकंप की पी तरंगे। अब हृदय की धड़कन तो अपने तो सुनाई नहीं देती, जब किसी में लगाएंगे ऐसे बहुत तेज से दूसरे में, तो थोड़ा बहुत हो सकता आ जाए, हाँ, तो नहीं है। अब पराश्रव्य तरंगे किसको कहेंगे। पराश्रव्य तरंगों में जिन भी तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। अब पहली बार पराश्रव्य तरंग को भी नोट करा रहे हैं। पहली बार पराश्रव्य तरंग को एक वैज्ञानिक थे गाल्टन, उन्होंने एक सीटी बजा के उत्पन्न किया था। गाल्टन ने पहली बार, प्रश्न पूछता है किसने उत्पन्न किया था, गाल्टन ने किया था। पराश्रव्य तरंगे सारी हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक तरंगे भी, मतलब जितने भी, जैसे रेडियो तरंगे हैं, लॉन्ग रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, इन सबकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और ये सभी तरंगे क्या है, सभी तरंगे पराश्रव्य तरंगे। एक लाइन लिखिएगा, पराश्रव्य तरंग को सर्वप्रथम, पराश्रव्य तरंग को सर्वप्रथम गाल्टन ने, गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, उत्पन्न किया था, सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। पराश्रव्य तरंग को मनुष्य सुन नहीं सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, पराश्रव्य तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता। जानवरों द्वारा सुना जा सकता है, जानवरों द्वारा सुना जा सकता है। सुना जा सकता है। चमगादड़, देखिएगा, चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज,
1,00,000 हर्ट्ज, 1,00,000 हर्ट्ज तक की पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकता है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकता है, जो उसके चलने में सहायता करता है, चलने में सहायता करता है। चलने मतलब उड़ने से है, यहां पे चलने का मतलब उड़ना ही है, में सहायता करता है। अगला पॉइंट, प्रमुख पराश्रव्य तरंगे जैसे, प्रमुख पराश्रव्य तरंगे जैसे एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, औरक तरंगे इत्यादि, औरक्त इंफ्रारेड, औरक्त तरंगे इत्यादि। ठीक है, सभी पराश्रव्य तरंगे, आंख बंद करके बता सकते हैं ये सभी कैसी हैं, पराश्रव्य तरंगे। इनकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, माइक्रोवेव ओवन जो अपने घर में यूज करते होंगे, तो माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगे हैं, रेडियो तरंगे दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो तरंगे, एक लॉन्ग रेडियो वेव तरंगे। ठीक है, एक इसको कह सकते हैं माइक्रो तरंगों को कभी बार माइक्रो रेडियो तरंगे भी बोल देते हैं, माइक्रो रेडियो वेव, और एक को बोलते हैं लॉन्ग रेडियो वेव। तो लॉन्ग रेडियो वेव का उपयोग हम रेडियो और टेलीविजन में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। मोबाइल से सबसे सुरक्षित तरंगे कौन सी मानी गई है, रेडियो तरंगे मानी गई है। सबसे सुरक्षित तरंगे जो मानव के लिए सबसे कम नुकसानदायक, दावा है कि नहीं नुकसानदायक, वो तरंगे कौन सी है, रेडियो तरंगे, जो आपके टेलीविजन, रेडियो में, आप मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उसी तरंगों से हो रहा है। दूसरा, आपके घर में जो अवन यूज करते होंगे, ओवन या अवन जिसको बोलते हैं, माइक्रोवेव अवन उसका नाम ही है, उसमें माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है खाना को गर्म करने के लिए, रोस्ट करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, उसका बाउल्स जो होता है या उसके जो बर्तन होते हैं उसमें रखते हैं, देखिए बाउल नहीं गर्म होता है, आपने टेम्परेचर सेट किया, इतने टेम्परेचर उसमें सामान रखा, तुरंत सेकंडों के अंदर गर्म कर दिया। तो माइक्रोवेव क्या करती है, उन्हीं चीजों को माइक्रोवेव अवन में, प्रश्न यूपीएससी में पूछ चुका है कि माइक्रोवेव अवन से उन्हीं चीजों को गर्म किया जा सकता है जिसमें नमी हो, पानी हो, जिसमें कुछ ना कुछ नमी, कोई ऐसी चीज रख दी जिसमें ड्राई हो, एकदम एकदम पानी हो ही नहीं, उसको गर्म हुआ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो माइक्रो तरंगे होती है पानी में हलचल उत्पन्न करती हैं, जो नमी रहती है खाने के अंदर उसमें हलचल उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से उसको उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। कहीं भी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको बढ़ा देती है। माइक्रोवेव अवन का प्रयोग, माइक्रो तरंगों का प्रयोग हम जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, हम उपग्रहों से संचार के लिए, उपग्रह से भी संचार कर रहे हैं, उसमें रेडियो तरंगे नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो तरंगों के पास ऊर्जा कम होती है और आयन मंडल को यह पार नहीं करे। ये भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये सब आपको लिए नहीं जरूरी है कि जो माइक्रो तरंगे होती हैं उनको उपग्रहों से संचार के लिए क्यों प्रयोग में लाते हैं, क्यों रेडियो का प्रयोग में नहीं लाते। आपसी बातचीत में तो हम रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं, टेलीविजन में हम रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं, रेडियो में हम रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं, हम मोबाइल में रेडियो तरंगों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपग्रह से संचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सैटेलाइट से सूचना ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं, जो अमन में करते हैं वही वाली तरंग का करते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में आता आयन मंडल, तो रेडियो तरंगों के पास ऊर्जा सबसे कम होती है, इसे यही कारण कि नुकसानदायक भी नहीं है, तो वह आयन मंडल को पार ही नहीं कर पाती है। जब पार नहीं कर पाएगी, सूचना ले जाएगी कैसे और ले कैसे आएगी, इसीलिए उसके लिए हम माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं। माइक्रो तरंगों में थोड़ी ऊर्जा ज्यादा होती है रेडियो तरंगों की अपेक्षा, क्योंकि वेवलेंथ उसका कम होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो माइक्रो तरंगों के पास ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि रेडियो तरंगों की अपेक्षा इसका तरंग दैर्घ्य छोटा है, इसलिए आराम से आयन मंडल को पार कर जाता है। क्लियर है।
इंडक्शन में नहीं है तरंग है, नहीं, वो तो सीधे सीधे है, वहां माइक्रो तरंगों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, वहां हीट वाला टेम्परेचर डायरेक्ट है। ध्वनि तरंग मनुष्य तरंग सुन सकते हैं, ये हो गया यहां तक की बात। अच्छा एक मिनट बस यही हो गया कि आप बता ही दिए, जैसे एक वो लिख लीजिए अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी में ज्यादा पूछता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर, अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेट के आंतरिक भाग की जांच होती है, पेट के आंतरिक भाग की जांच होती है। एक लास्ट लाइन लिखिएगा, ठीक। चिमनियों से कालिख हटाने, चिमनियों से कालिख हटाने, चिमनियों से कालिख हटाने, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा गठिया रोग के इलाज में, गठिया रोग के इलाज में सूचना संप्रेषण में, सूचना संप्रेषण में अवन में, अवन या ओवन में फल और सब्जियों से, फल और सब्जियों से सूक्ष्म जीव को हटाने में, सब्जियों से सूक्ष्म जीव को हटाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। किया जाता है, क्लियर बात है। अब जैसे चिमनियों से एक सेकंड के अंदर बता दें, जिससे कोई मन में डाउट न चले, चिमनी से काली हटाने के लिए कि हाई एनर्जी वाला, जिसका वाइब्रेशन पावर ज्यादा रहेगा, कुछ मशीनें आती हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक करती हैं, वो काफी वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। चिमनी लंबी लंबी है, काली कैसे चिपक गया कार्बन, हट नहीं रहा है, तो नीचे उसके एक चैम्बर होता चिमनी के, नट बोल्ट से खोल दिए और वहीं पे मशीन को लगा करके वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, पूरी कालिक नीचे गिर जाएगी, उसी से निकाल लेंगे, चिमनियों की सफाई हो गई। अब गाउट्स रोग में आप देखेंगे कि जो जाते हैं सेकाई करने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वह इंफ्रारेड तरंगों को डालते हैं, और जिसको कहते हैं इंफ्रा औरक तरंगों को, औरक तरंगों को डालते हैं, ये मशीन चिपकाते हैं, गरम गरम करता है आराम, तो वो औरक तरंगे होती हैं। वो भी कौन सी तरंगे हैं, 20,000 से ज्यादा वाली हैं, तो उनको भी आप कहेंगे। माइक्रोवेव में माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं, सूचना संप्रेषण में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, और ये सब कैसी तरंगे हैं, सब पराश्रव्य तरंगे होती है। अब लिखिएगा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अपरापट होगा, ये बवाली वाला पार्ट खत्म होगा। ध्वनि की चाल, अब ध्वनि की चाल का एक फार्मूला है कि वेलासिटी ऑफ साउंड बराबर होता है √E/d। ई यहां पर प्रत्यास्था है, प्रत्यास्था है, और डी यहां पर क्या है, घनत्व है, डेंसिटी, घनत्व है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल, प्रत्यास्था बटे घनत्व।
हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड बना अंडर रूट ई अपॉन डी। अब एक बात इस फार्मूले से आपको दिख रहा है, कर लीजिए मट साहब। इस फार्मूले से एक बात ये दिख रही है कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लीजिए अंडर रूट है, ये बात अंडर रूट है, अंडर रूट को समझिए या ना समझिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ए प्रोपोर्शनल किसके है, इलास्टिसिटी के। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड हम देख रहे हैं कि एंटी प्रोपोर्शनल है 1/d के, घनत्व के एंटी प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उसका मतलब होता है कि अगर प्रत्यास्थता बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी, मतलब जो माध्यम जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि घनत्व तो बढ़ेगा तो चाल घटेगी, या घनत्व तो घटेगा तो चाल बढ़ेगी। क्लियर बात है। अब इसका मतलब हुआ कि ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्था पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। इसके अलावा ध्वनि की चाल हमने कहा जड़त्व पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, माध्यम के जड़त्व पर, इनर्शिया पर निर्भर करता है। इसके अलावा ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा माध्यम के आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। 3-4 कंडीशन है जिसपे निर्भर करता है। वैसे ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहां है, कहां है ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहां होगी, निर्वात में ध्वनि की चाल होगी, हाँ ध्वनि की चाल होगी कि नहीं निर्वात में। तब क्यों बोले हैं ध्वनि की चाल निर्वात में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगें केवल माध्यम में चलती हैं, निर्वात में नहीं चलती हैं। तो ये तो निर्वात का कांसेप्ट ही हटा दिया। अब जो अधिक माध्यम ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहां है, तो आप कहेंगे इस्पात में। इस्पात, कई बार मान लीजिए लोहा लिखा रहे, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, तो यहां पर आप कहेंगे 5100 मीटर प्रति सेकंड। लगभग कितना मान है लिख लीजिएगा। इस्पात या लोहा में ध्वनि की चाल क्या इतना लग रहा है, 5100 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्या है, वो बीच में कर रहे होंगे इंटरवल। इंटरवल चाहिए क्या आप लोगों को, चलने दीजिए, रिदम चल रहा है, पानी ला के दे दे बस हमको। इस्पात अगर आप कहिएगा तो हम रोक देंगे 5 मिनट। इस्पात या लोहा में 5100 मीटर। दूसरा क्या हुआ, क्या 5 मिनट का, चलिए अभी हो जाते हैं। इस्पात या लोहा में। दूसरी बात क्या हुआ, यहां पर 5100 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा किस में होता है, पानी में कितना होता है ध्वनि की चाल, पानी में हाँ 1490 मीटर प्रति सेकंड लगभग मान है, हाँ 1490 मीटर प्रति सेकंड है। हवा में कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 5100 मीटर पर सेकंड कहां हुआ, इस लोहा में। पानी में कितना हुआ 1490, हवा में कितना हुआ 332 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। ये तो हो गई ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सर्वाधिक हो गया, तो सर्वाधिक पूछेगा तो लोहा बताइएगा। पानी में लगभग 1490, ठीक। हवा में लगभग 332 मीटर पर। सबसे कम कहां हुआ, हवा में। अब हमने कहा कि ध्वनि की चाल निर्भर किस पे करती है, थोड़ी बात को देखिएगा। हमने कहा कि यदि माध्यम का इलास्टिसिटी बढ़ेगा, ई को हमने तीर ऊपर लगा दिया, बढ़ना लगाने का मतलब बढ़ना, इलास्टिसिटी बढ़ेगा। इलास्टिसिटी ई क्या है, प्रत्यास्था है इलास्टिसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। ठीक, ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। दूसरा, अगर दूसरी बात यहीं पर लिखा कि माध्यम का डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा। यदि माध्यम का यहां पर क्या बढ़ेगा, जिसको हम कहेंगे कि माध्यम का टेम्परेचर बढ़ेगा, माध्यम का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और इसके नीचे लिख लीजिएगा कि यदि माध्यम की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। ये क्या है, आर्द्रता है, आर्द्रता है, ये ताप, ये ताप है। माध्यम का प्रत्यास्था बढ़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। माध्यम का घनत्व बढ़ेगा, ध्वनि की चाल घटेगी। माध्यम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, माध्यम की आर्द्रता बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। क्लियर है ना इतनी बात।
ठीक। अब देखिएगा यहां पर एक बात सुनने की जरूरत है, नोट कर लीजिए तब उसके बाद, कि अगर वायुमंडल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ध्वनि की जो चाल है वायुमंडल के अंदर 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। अगर वायुमंडल में ध्वनि की चाल, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े तो कितनी चाल बढ़ेगी? 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, वायुमंडल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर, अब इसी का 2 बढ़ेगा तो 0.61 का 2 गुना, 4 बढ़ेगा तो 4 गुना, 10 बढ़ेगा तो 10 गुना, ठीक। वायुमंडल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड, 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से 161 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। एक पहला पॉइंट है। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो हो गई कि गर्मियों में क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल दूर तक सुनाई देगी। सुने, लेकिन एक प्रश्न आपसे आता है, एक प्रश्न आता है, बता रहे, एक प्रश्न आता है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ रेलवे लाइन गुजरी हुई है, तो रेलवे लाइन से आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर निश्चित दूरी पर घर घर तो बदलेगा नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं बदलेगा, रोज ट्रेन जाती है, तो आपको गर्मियों में कहा गया, वो कहता है कि शीत ऋतु में, वो शीत ऋतु की बात करता है प्रश्न में, कि शीत ऋतु में वो सायरन जो बजता है ट्रेन का वो नहीं सुनाई देता, लेकिन बरसात के दिनों में सायरन की आवाज सुनाई देती है। दूरी सेम है, जब वो शीत ऋतु में जाती है ट्रेन तो सुनाई नहीं देती, सायरन रोज गुजर रही ट्रेन, लेकिन जब बरसात आ जाता है तो सुनाई देता है। या रात्रि के समय, एक सवाल और आता है कि रात्रि के समय आवाज दूर तक जाती है और दिन के समय कम दूर तक जाती है। दोनों के पीछे 2 वजह है। रात्रि वाले में जो बात कर रहे हैं, दिन वाले में टेम्परेचर ज्यादा, मतलब रात्रि में क्या है कि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन आर्द्रता भी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता बढ़ती, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। सायरन वाले में भी बरसात के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाती है। अच्छा, जब आर्द्रता बढ़ती तो होता क्या है, जब किसी भी माध्यम की आर्द्रता बढ़ती है तो डेंसिटी उस माध्यम की घट जाती है, जिससे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। सीधा सीधा ऐसे समझिए कि माध्यम की आर्द्रता बढ़ेगी तो माध्यम का घनत्व तो घट जाएगा। एक बात कहा जाएगा कि शुष्क वायु का घनत्व, शुष्क वायु का घनत्व नम वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है लोगों को ये बात, कि शुष्क वायु मतलब ड्राई एयर, ड्राई एयर क्या हुआ, जिसमें नमी नहीं है। हम कह रहे हैं कि शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है, किससे? नम वायु के घनत्व से। मतलब नम वायु, आर्द्र वायु जिसको कहेंगे, उसका घनत्व कम होता है और शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। और घनत्व अगर कम होगा तो चाल बढ़ेगी, अगर घनत्व बढ़ेगा तो चाल घटेगी। तो जब वायु के अंदर नमी मिल जाती है तो उसका घनत्व घट जाता है और चाल उससे बढ़ जाती है। ये भी पॉइंट एक नोट किए रहेगा, एक बार आप बात लिख के फिर इंटरवल करते हैं 5 मिनट का, ठीक है? हो गया, लिखिएगा। बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में घर से समान दूरी पर स्थित, घर से समान दूरी पर स्थित स्थित रेलवे लाइन, रेलवे लाइन से गुजर रहे ट्रेन के सायरन की आवाज, गुजर रहे ट्रेन के सायरन की आवाज सुनाई देती है, सुनाई देती है। जबकि गर्मी के दिनों में नहीं सुनाई देती, नहीं देती।
आर्द्र वायु का घनत्व, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जिससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।